सो वी वर डूइंग फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में हम कर रहे थे प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन. व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्राइमरी मार्केट, भव्य? अदर नेम ऑफ प्राइमरी मार्केट. Vishay, is my video okay or is it lagging? Okay. It's fine. Okay. Jay, what is the other name for primary market? New issues market. In this market हम पढ़ रहे थे कि जो कंपनी होती है वो पहली बार लोगों को शेयर्स इशू करती है अपनी कंपनी के. There are 5 methods of flotation which we have to talk about. One is offer through prospectus, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट. यू रिमेंबर हमने ये तीनों कर लिए. ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या था? यू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन एंड यू appeal to public to subscribe to the shares of your company. It is the most common method used. Remember offer through prospectus? Yes. Yes, ma'am. Then we have offer for sale. इसमें हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो कंपनी है वो डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं करती. देयर इज एन इंटरमीडिएरी, बीच में एक पर्सन एज इन कोई फर्म हो सकती है, इशूइंग हाउस हो सकता है, ब्रोकर्स हो सकते हैं. वो पहले शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी से और वो फिर आगे पब्लिक को सेल करते हैं शेयर्स. सो दैट इज ऑफर फॉर सेल. तो एक बच्चे ने पूछा था कि अगर बीच में कोई मिडिलमैन है तो क्या ये सेकेंडरी मार्केट नहीं बन जाएगी? तो द आंसर इज नो. अगर कोई बीच में मिडिलमैन है तो भी ये प्राइमरी मार्केट ही रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएरी. इंटरमीडिएरी के आने से ये अभी भी प्राइमरी मार्केट ही है. फिर हमने पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट. इसमें क्या होता है? हम ओपनली सभी को ऑफर नहीं करते शेयर्स, पब्लिक को ऑफर नहीं करते. हम कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास ही जाते हैं और उनको कहते हैं आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो. दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट. कैन यू टेल मी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट? पलक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट? करेक्ट. इससे जल्दी यू कैन रेज कैपिटल. इट इज मोर क्विक. ऑल्सो ये थोड़ा चीपर भी है क्योंकि आपको ऐसे ओपनली एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देनी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी, कोई बीच में ब्रोकरेज नहीं है, कमीशन नहीं है, बहुत सारे खर्चे आपके बच जाएंगे. तो जो कंपनीज पब्लिक इशू अफोर्ड नहीं कर सकती वो प्राइवेट प्लेसमेंट चूज करती हैं. यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, बिकॉज लास्ट में तो आपका टेस्ट था. ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चे. राइट्स इशू. राइट्स इशू ये भी सिंपल है. इसमें क्या होता है? जैसे मैं एक कंपनी हूं, मैंने पहले वही अपने शेयर्स लोगों को इशू किए, लोगों ने मेरे शेयर्स खरीद लिए. लेट्स से दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑफ इशूइंग शेयर्स. अब मान लीजिए मैं दूसरी बार, मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, मैं दोबारा से पब्लिक इशू लेकर आना चाहती हूँ. So is it primary market or secondary market? If I am a company and I want to come up with the issue of shares for the second time, primary market or secondary market? It is still primary market. तो अब second time let's say मैं shares issue लेकर आने का सोच रही हूँ, शेयर्स इशू करने का सोच रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, इनको मैं कहूंगी कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो और मैं आपको कुछ
डिस्काउंट भी दे दूंगी क्योंकि आप मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हो, तो मैं आपको एक बेनिफिट देने का सोच रही हूँ। इफ यू वांट टू बाय द शेयर्स, आप मेरे शेयर्स ले सकते हो। पहले मैं आपको प्रेफरेंस दे रही हूँ, बाद में मैं दूसरे लोगों को प्रेफरेंस दूंगी। नॉर्मली क्या होता है, आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी के, हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले, करेक्ट? राइट? नॉर्मली इफ यू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, जब फ्रेश इशू आता है, हो सकता है आपको शेयर्स मिले, हो सकता है नहीं। अगर आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स कोई शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आप उनसे पूछेगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको शेयर्स अलॉट ही नहीं होते। बट यहाँ पे मुझे एज एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक प्रिविलेज मिल रही है, एक अधिकार मिल रहा है कि मुझे कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है कि पहले आपको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो हमारी कंपनी के शेयर्स, फिर हम बाद में देखेंगे दूसरे लोगों को। तो यहाँ पे तो एक बेनिफिट मिल रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और ये बेनिफिट कैसे मिलता है? लेट्स से राम कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उसके पास अभी हमारी कंपनी के 200 शेयर्स हैं, ठीक है? तो मैं इनको, राम को जब अपना राइट्स इशू ऑफर करूंगी कि पहले आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो क्योंकि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो, तो हम ऐसे कुछ बोलते हैं, 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स पोजेस्ड। इसका क्या मतलब हुआ? हम आपको एक शेयर देने के लिए तैयार हैं फॉर एवरी 2 शेयर्स दैट यू पोजेस। कैन यू टेल मी, अगर मेरे पास, अगर मैं राम हूं, मेरे पास 200 शेयर्स हैं और कंपनी ये बोल रही है, तो कंपनी मुझे कितने शेयर्स का राइट ऑफर कर रही है? Correct. Everyone should be able to answer. If I have 200 shares and company is offering me 1 right share for every 2 shares that I already possess, तो मेरे पास कितने हैं? 200 shares divided by 2, 100 shares into 1, मतलब ऐसे निकलेगा 200 upon 2 into 1। फॉर एवरी 2 शेयर्स कंपनी मुझे एक शेयर देने के लिए तैयार है। तो मेरे पास कितने 2 हैं? 200 में कितने 2 होते हैं? 100। फॉर एवरी 100 शेयर 1 शेयर देने को तैयार है, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली? पलक, कशिश, आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, फॉर एवरी 2 शेयर्स वी आर ऑफरिंग यू 1 शेयर एज अ राइट शेयर। तो हम आपको 100 शेयर्स का अधिकार देते हैं, आप चाहें तो ये शेयर्स खरीद सकते हैं और हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे। ओके, लेट मी रिपीट। सो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राम को बोल रही है, जिसके पास 200 शेयर्स है, कंपनी ने ये स्टेटमेंट यूज की है, 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स पोजेस्ड। आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, फॉर एवरी 2 शेयर्स हम आपको एक शेयर ऑफर करते हैं। तो मैथमेटिकली आप कैसे निकालेंगे? मेरे पास 200 शेयर्स हैं, फॉर एवरी 2 शेयर्स दे आर ऑफरिंग 1 शेयर, तो 100 शेयर्स बने जो कंपनी मुझे ऑफर कर रही है। सोच के देखो, 200 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 के मेरे पास पेयर्स है। देखो, मैं अगर बोलूंगी ना तो इससे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट यू कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड दिस इफ यू थिंक अ लिटिल। 100 मेरे पास पेयर्स हो गए, 100 में 2 शेयर्स है, तो उसके लिए 1 शेयर, तो 100 into 1। फाइनली 100 शेयर्स कंपनी मुझे ऑफर कर रही है एज अ राइट इशू।
बताइए, सोच सकते हैं 1 राइट फॉर एवरी 2 शेयर्स? अगर ऐसे होता, अब बताओ, 1 राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, फिर कैसे करते? इसमें क्या आएगा आंसर? करेक्ट, ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी ये भी कहती है कि अगर आप नहीं ये लेना चाहते तो आप अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव को भी ये राइट आगे दे सकते हो। मतलब आप अपने फ्रेंड को ये राइट दे सकते हो, हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। तो हम आपके फ्रेंड को, अगर आप कहोगे तो हम आपके फ्रेंड को यहाँ पे 100 शेयर्स दे देंगे थोड़ा सा कम रेट पर, और यहाँ पे 40 शेयर्स दे देंगे थोड़ा सा कम रेट पर। तो एक बार रीड करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज अ प्रिविलेज। वैसे क्या ये कंपल्शन है या राइट है? इज इट कंपल्सरी कि मुझे लेने ही पड़ेंगे कंपनी जो ऑफर कर रही है? It's not a compulsion, it's a privilege. Privilege is like benefit, अधिकार, कुछ मुझे privilege मिल रही है, कुछ extra मिल रहा है, compulsion नहीं है। Given to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to the terms and conditions of the company. The shareholders are offered the right is, it's not a compulsion, this is what they're trying to say, to buy new shares in the proportion to the number of shares already possessed. मतलब जितने आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, कुछ उसके हिसाब से वो आपको राइट देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है विषय, आई थिंक हम इसको कर सकते हैं। ये एक प्रिविलेज है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी जाती है जब भी कंपनी न्यू इशू लेकर आएगी शेयर्स का। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, और ये राइट हमेशा इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे ऑलरेडी पोजेस, उसके हिसाब से होता है। मतलब जितने उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, कुछ उसके हिसाब से हम उनको ऑफर करते हैं न्यू शेयर्स। यू गॉट इट? यस। तो सिंपल है वैसे, केस स्टडीज में भी ये पहचानना बहुत इजी होता है, बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कुछ आ गया तो राइट्स इशू ही तो होगा। ओके, लास्ट पॉइंट। अच्छा, पहले इसको लिख भी लेते हैं। दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू existing shareholders to subscribe to a new issue of shares, और इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कंपनी डिफाइन करेगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। ये एक अधिकार है, ये कोई मजबूरी नहीं है। दिस इज अ राइट, नॉट अ कंपल्शन। The shareholders are offered the right to buy new shares in proportion to the number of shares they already possess. They already possess. जितने उनके पास ऑलरेडी हैं उस हिसाब से। यस,
Okay. Now we have the last point of methods of flotation. That is EIPOs. E stands for electronic. IPOs stand for initial public offer या offers, initial public offer. ओके वैसे एक्चुअली अगर मैं बात करूं रियल सिचुएशंस की, ज्यादातर कंपनीज EIPOs ही लेकर आती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. अगर आप शेयर्स लेकर आ रहे हो तो वो EIPO है. IPO is an initial public offer. It's a very common term used in context of shares. जब भी कंपनी शेयर्स लेके आती है मार्केट में तो इसे IPO बोलते हैं. और ये इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक होता है. अभी आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम शेयर्स खरीद बेच सकते हैं. तो उसमें भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सब कुछ होता है. तो एक्चुअली सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलता है वो EIPOs ही है. कंपनी जब भी शेयर्स लेके आती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं. पहले हुआ करते थे फिजिकल फॉर्म में. अगर मैं बात करूं 90s की, 80s और बिगिनिंग ऑफ 90s, तब शेयर सर्टिफिकेट्स पेपर फॉर्म में होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे. बट उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी. क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होंगे, लाइक इन अ पेपर फॉर्म? तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स? सोचो. करेक्ट. अगर पेपर खराब हो गया, इट कैन गेट टॉर्न, क्रम्बल्ड, मे बी पानी गिर गया तो पेपर खत्म. कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेपर फॉर्म में अगर हो. या फिर थेफ्ट, चोरी हो सकता है, गुम सकता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी व्हेन शेयर्स वर इन फिजिकल फॉर्म. फिर उसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं. कन्वर्टिंग शेयर्स फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डीमटीरियलाइजेशन. मैं आपको उस पर भी नोट लिखवाऊंगी. तो कहने का मतलब ये है कि आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होता है. जब भी कंपनीज नया इशू लेके आती हैं शेयर्स का, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है. तो उसके लिए वो अलग से हम एक पॉइंट रीड करवा रहे हैं, EIPOs. ओके, देखो हियर, a company proposing to issue capital to the public through the online system of the stock exchange has to enter into an agreement with the stock exchange. तो एक अग्रीमेंट आपको साइन करना होता है. स्टॉक एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या होती है हम पढ़ने वाले, बट यू नो समथिंग, जैसे BSE, NSE, जहाँ पे आपके स्टॉक्स लिस्ट होते हैं. और जो मैंने आपको जैसे चैनल्स बताए थे, बिजनेस चैनल्स, उस पे जो शेयर्स के प्राइसेस चल रहे होते हैं नीचे, वो भी BSE या NSE के प्राइसेस होते हैं. तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर हम अपने शेयर्स ऑनलाइन फॉर्म में लाना चाहते हैं. इसको IPO बोलते हैं. सेबी आपको पता है, सेबी ये सब कुछ रेगुलेट करता है. आप कह सकते हो सेबी स्टॉक मार्केट का हेड होता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? वैसे हमने पढ़ना है अभी, बट डू यू नो इट? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Securities Exchange Board of India. SEBI is the head of, you can say, the stock market. जैसे RBI is the head of the banking system. SEBI registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting applications and placing orders with the company. जैसे मैं कंपनी हूँ तो बीच में ब्रोकर्स हो सकते हैं मेरे और लोगों
के बीच में ब्रोकर्स हो सकते हैं। अब ये जो ब्रोकर्स हैं कोई ऐसे चलते फिरते लोग नहीं होंगे, ये भी सेबी रजिस्टर्ड होंगे। अगर आपको एक ब्रोकर बनना है, ब्रोकर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक उसकी पूरी फर्म भी हो सकती है। अगर आपको एक ऑथराइज्ड ब्रोकर बनना है तो आपको खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। So SEBI registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting applications. तो 3 लोगों के इन्होंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं मुझे, जिनको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार टू द इशू एंड लीड मैनेजर। ये कौन लोग होते हैं डिटेल में तो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, बस एक एक लाइन में इनका यहाँ पे जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है इन्होंने, कि ब्रोकर क्या करता है, रजिस्ट्रार टू द इशू क्या करता है और लीड मैनेजर क्या करता है। अभी लिखते हैं। सो यहां तक हमने क्या पढ़ा, दैट इफ अ कंपनी वांट्स टू come up with the issue of shares in an electronic form, so it has to get itself what? It has to enter into a contract with the stock exchange. इसे IPO कहते हैं। And if you want to appoint brokers, तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होने चाहिए। ब्रोकर्स एग्जैक्टली कौन होते हैं आप समझ सकते हो, जैसे कंपनी और लोगों के बीच में जो मिडिलमैन होंगे वो ब्रोकर्स होते हैं। जैसे अगर आपको एक हाउस खरीदना बेचना है तो बीच में प्रॉपर्टी डीलर होता है, ऐसे ही ब्रोकर होते हैं बीच में। और इसके बारे में हम सीखेंगे जब मैं आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर बताऊंगी। ये ब्रोकर क्या ऐसे ही कोई भी हो सकता है? नहीं, ये सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चे। EIPOs हम सीधा इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी proposing to issue capital to the public through the online system of stock exchange through the online system of stock exchange, उनको एक agreement enter into करना पड़ता है, has to enter into, यहां तक लिखे, then I have to go to the next page. बताइए, क्लियर है यहाँ तक? So you have to enter into an agreement with the stock exchange, and that agreement is called IPO, initial public offer. लिख लिया यहाँ तक? Into an agreement with the stock exchange. This is called an IPO, initial public offer. ओके, सो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आपको फिर हायर करने होंगे, हैव टू बी अपॉइंटेड
for the purpose of accepting applications and placing orders with the company. अगर मैं आपको नाम बताऊं, ब्रोकर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके आसपास भी ब्रोकिंग फर्म्स हो सकती हैं, ब्रोकर्स के ऑफिसेज हो सकते हैं, बट शायद आपने सुना ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, या आजकल नई वेबसाइट्स आ रही हैं हु वर्क एज ब्रोकर्स, मे भी आपने नाम सुना हो। तो ये ब्रोकर्स होते हैं। तो हम अगर नॉर्मल लोग शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हैं तो नॉर्मली हम ब्रोकर के थ्रू ही खरीदते बेचते हैं। और ब्रोकर कोई हमारे लिए एक पर्सन भी हो सकता है, जो मैं कह रही हूँ आपके घर के आसपास छोटे मोटे ऑफिसेज हो सकते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के, या कोई मे बी एक बस वेबसाइट ही है आपके लिए जो ब्रोकर का काम कर रही है। ओके, देन एक तो आपको ये ब्रोकर्स हायर करने होंगे, और देन द रजिस्ट्रार टू द इशू, ये कौन होता है? द इशुअर कंपनी, मतलब जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, should also appoint a registrar to issue, ये नाम है, एक टाइटल दिया जाता है इस पर्सन को। The issuer company should also appoint a registrar to the issue having electronic connectivity with the exchange, मतलब ये सारा ऑनलाइन सिस्टम देखता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। ये है रजिस्ट्रार टू द इशू, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। इसके बारे में मुझे हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, अभी तो बस इनके नाम आपको उन्होंने बता दिए इस लेवल पे कि एक ब्रोकर होता है, एक रजिस्ट्रार टू द इशू होता है। हमने पढ़ा था कि कंपनी को अपना जो शेयर इशू है वो लिस्ट करवाना पड़ता है। किसके साथ लिस्ट करवाना पड़ता है? You have to get the shares listed with, tell me, offer through prospectus में ये लाइन थी, the shares have to be listed with, भूल गए मुझे, with stock exchange। ये देखो, required to be listed on at least one stock exchange। हमें खुद को हमारे शेयर इशू को लिस्ट करवाना पड़ता है, मतलब रजिस्टर करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, तभी तो हमारे शेयर के प्राइसेस फिर आएंगे न्यूज चैनल पे, जैसे मैं बता रही थी। The issuer company can apply for listing of its securities on any stock exchange other than the exchange through which it has offered its securities। तो जैसे हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्ट करवाना होगा, एक से ज्यादा पे भी लिस्ट करवाना पड़ सकता है। ये लाइन अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर दिस पॉइंट। लास्ट, लीड मैनेजर होता है एक। लीड मैनेजर ये सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है कि सारा काम ठीक से चल रहा है, लोग शेयर्स खरीद बेच पा रहे हैं, प्रॉपर काम हो रहा है। द लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज, और जितने भी ये मिडिल मैन है बीच में, उनकी भी एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करता है। अमंगस्ट इंटरमीडियरीज,
connected with the issue. तो lead manager coordinates the activities of all these intermediaries who are there, who are connected with the issue of shares. That's it. Okay. तो EIPOs का जो point है बहुत simple है. If a company has to enter into an online system, then it has to enter into a contract with stock exchange. Company has to appoint SEBI registered brokers. Company should also appoint registrar to the issue, having electronic connectivity, and also a lead manager who coordinates the activities of all these intermediaries. यहाँ तक लिखें विषय. Then I'll show you a question. बताइए, लिख लिया यहाँ तक? Okay, now I'll show you a question जो आपके या तो सैम्पल पेपर्स में आए हों या फिर एक्चुअल एग्जाम्स में. ओके, जैसे ये वाला मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन एक बार बताया था, एक बार रिवाइज करते हैं. इसका सोलर लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शंस टू रेज 20,000 crore from the primary market for diversification and modernization of existing projects. It hired the services of a renowned financial consultancy firm Dhanlakshmi Private Limited for suggesting options for the same. Dhanlakshmi Private Limited suggested a list of options to the board of directors of the company. It was decided that for the immediate requirement of 1500 crores, ये बताना आप सभी बच्चे, you have to answer me in the chat box. Immediate requirement of 1500 crores, the company will give a privilege to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to the terms and conditions of the company. चलो बताओ, correct जय? 1500 crores के लिए company will give privilege to existing shareholders. Correct Chavi? Everyone will tell. Correct Kashish, correct Palak. Yes, Vashit, this basically I'm focusing on this line. Can you see? ये वाली लाइन, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1500 हमने कैसे रेज किए. मनीष, वंशिका, भव्य, आंसर दीजिए. दिस इज राइट्स इशू विषय. अभी हमने पढ़ा था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर हम प्रिविलेज देते हैं तो राइट्स इशू होता है. फिर ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 4500 crore would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institutions instead of inviting applications from public by making a direct appeal. मतलब कि हम कंसोर्टियम यानी ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ना कि पब्लिक को. ये कौन सा था बताओ? करेक्ट जय?
दिस वाज प्राइवेट प्लेसमेंट, जब आप सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करते हो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. फिर it was further decided to raise capital to the tune of 6,000 crore through an issuing house. बीच में अगर issuing house है तो ये कौन सा है बताओ मेथड? There is an issuing house in between. Correct छवि? Correct जय? बाकी बच्चे? पलक, कशिश, करेक्ट पलक. इशुइंग हाउस है बीच में. भव्य नॉट करेक्ट बच्चे, लास्ट टाइम भी आपने गलत किया था. कशिश, इशुइंग हाउस या ब्रोकर होता है अगर बीच में और उसको आप शेयर्स दे देते हो, फिर वो आगे सेल करता है, तो दैट इज ऑफर फॉर सेल. ओके, देन द बोर्ड further decided to raise 8,000 crores through the online system of stock exchange by entering into an agreement with the exchange. Which method is this? Correct Jay? Correct Chavi? Everyone? Correct Palak? Correct Manish? Correct Kashish? This is EIPOs. Correct Bhavya? तो हमने 8,000 करोड़ रेज किए EIPOs से. तो क्वेश्चन था हाउ मच मनी वाज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू EIPOs? 8,000, 4,500, 20,000, 6,000. तो आंसर इज 8,000. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन वाला ये टॉपिक था हमारा. ओके, चलो ये हो गया खत्म. ये टॉपिक मुश्किल नहीं है वैसे, सिर्फ एक एक बात ध्यान रखो ना. जैसे ऑफर फॉर सेल में क्या था, बीच में कोई इशूइंग हाउस था या ब्रोकर था, जिसको आप सेल करते हो वो आगे सेल कर देता है. देन प्राइवेट प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को आप शेयर्स दे देते हो, पब्लिक को सीधा इशू नहीं करते. राइट्स इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ऑनलाइन सिस्टम आ गया तो EIPOs. और अगर कोई ऐसा है डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. इट्स इजी, राइट? ये विषय हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसको हम कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. जैसे फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. मतलब ये ऐसी मार्केट है जहां फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है, बाय सेल होता है. तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे आपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फाइनेंशियल एसेट्स है. ऑल्सो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं. बताइए फाइनेंशियल मार्केट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? Name. Correct. Kashish is also telling. Correct. Chavi. Correct. Palak. 2 types: money market and capital market. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, बट इनमें और भी डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको करवाने हैं. फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट करती क्या है, व्हाट इज द फंक्शन. सो द फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स and channeling them into their most productive uses. इतना बड़ा पॉइंट, हेडिंग है ये. and channeling them into the most productive uses. क्या मतलब है ना इसका? It's not difficult to understand. पहले लिख लो इसे.
Mobilization of savings and channeling them into their most productive uses. What does it mean? जैसे वैसे मैंने आपको पहले भी वैसे ही बताया था एक बार कि सपोज आई एम ए नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी लोग जो हम सब हैं, हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं सरप्लस, और हमें पता नहीं लग रहा कि इसका हम क्या करें, तो वो हो गई सेविंग्स। जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, आइडल फंड्स हैं, वो मेरी सेविंग्स हैं। अब आप बताओ, मेरी सेविंग्स अगर मेरे बैंक लॉकर्स में पड़ी रहे, बैंक में पड़ी रहे, लॉकर्स में, एफडी में नहीं, बैंक के लॉकर में पड़ी रहे, या मेरे घर के सेफ में पड़ी रहे मेरी सेविंग्स, क्या वो अच्छी चीज है? या फिर वो पैसे अगर किसी ऐसे कंपनी को मिल जाए, किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को मिल जाए जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और वो मेरे पैसों को प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है, इज दैट अ बेटर सिचुएशन? और मेरे पास बस ऐसे आइडल पड़े रहे, दैट इज अ बेटर सिचुएशन? बोलो। I'll ask again. So I have some idle funds. आइडल मतलब खाली पड़े हैं, सरप्लस फंड्स ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरे पास, या तो मेरे बैंक के लॉकर में पड़े हुए हैं या फिर मैंने घर पे ही अपनी सेफ में रखे हुए हैं। ना इज दैट एन आइडियल सिचुएशन? या फिर वो पैसे अगर किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को मिल जाए, कंपनी को मिल जाए जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, जो इन पैसों को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सकती है, दैट इज अ बेटर सिचुएशन। करेक्ट। मेरे पास खाली पड़े होने से अच्छा है कि वो किसी ऐसे पर्सन को दे दिए जाए जिसके पास आगे बिजनेस आइडिया है और वो उसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करे। यही तो फाइनेंशियल मार्केट करती है, यही तो रोल है इसका। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने ट्रेजरी बिल खरीद लिए। ट्रेजरी बिल से क्या हुआ? पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, गवर्नमेंट इन पैसों के आगे यूज करेगी प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ऐसे ही मेरे पास खाली पैसे पड़े थे, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या हुआ? मेरे पैसे आगे किसी पर्पस के लिए यूज हो जाएंगे, दैट इज अ गुड थिंग। यस और नो? बोलो। सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स मतलब ये मार्केट सेविंग्स को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके उसको चैनलाइज कर देती है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सारी सेविंग्स को इकट्ठा करके ये उसको अच्छी जगह पे भेज देती है। दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कैन यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है, तो इसमें हमें सेवर्स कहा गया, वी आर द सेवर्स, हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, सेवर्स। अब हम इन पैसों को आगे लगा दें, कहीं भेज दें, और वो जो लोग हैं, वो कंपनी या कोई एंटरप्रेन्योर, उनको आगे इन्वेस्टर्स बोला गया क्योंकि वो मेरे पैसे को कहीं आगे यूज करेंगे। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। अ फाइनेंशियल मार्केट facilitates मतलब helps in the transfer of savings from savers, मतलब हम लोग savers हैं, to investors, जिसको मैं आगे पैसे दूंगी वो फिर उसको यूज करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज इन्वेस्टर। तो इस मार्केट से मुझे ऑप्शन मिल जाती है कि मैं अपनी सेविंग्स कहाँ लगाऊं। देखो मेरे पास कितनी सारी ऑप्शंस है, मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदूं या इस कंपनी के, या मैं ट्रेजरी बिल खरीदूं या मैं कमर्शियल पेपर खरीदूं। मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, और जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा मैं वहां पे अपने पैसे लगाना चाहूंगी। सो इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
और जहां से मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे मैं वहां पे लगाना चाहूंगी। एंड thus helps to channelize मतलब एक रास्ता मिल जाएगा मेरी सेविंग्स को। channelize surplus funds into the most productive use, मैं वहां पे पैसे लगाऊंगी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लगेगा, और मेरे लिए सबसे प्रोडक्टिव वही होगा जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो फाइनेंशियल मार्केट हमें एक ऐसी ऑप्शन देती है कि हम अपनी सेविंग्स को कहीं अच्छी जगह लगा सकें, जिससे मेरा भी बेनिफिट और उसका भी बेनिफिट, जिससे मैंने पैसे दिए हैं, राइट। बात समझ में आती है? चलिए अच्छा यहां तक लिख लीजिए, एंड देन वी आर एंडिंग द क्लास। क्लियर है यहां तक? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या कर लिया, मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस कर लिया, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कर लिए, और अब हमने स्टार्ट किया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, राइट बच्चे। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। अब हम कल मिलेंगे। रिवाइज करना है आपने, spend 30 minutes at least to revise everything in this chapter so that आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में।